Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and today we are going to discuss determination of total organic content, radioactive elements and biological toxins in water samples. अच्छा जी, अब ये एक तरह का ओवरव्यू होगा। पिछले लेक्चर्स में हम टेक्निक्स जो कि यूज़ की जा सकती हैं फॉर द एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसको हमने ज़रा डिटेल से स्टडी किया। और अब हम ये देखेंगे कि उन टेक्निक्स उनमें से कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टीओसी, radioactive element and biological toxins in water samples. I hope that you will enjoy this lecture. अच्छा जी, total organic carbon in water, TOCs, dissolved organic carbon exerts an oxygen demand in water. ठीक है। अच्छा, पिछली स्लाइड पे मैंने टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट लिख दिया है, तो एक्चुअली दिस शुड बी टेकन एज कार्बन। ठीक है। जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन exert an oxygen demand in water, often it is in the form of toxic substances and a general indicator of water pollution। ठीक है। जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन है, असल में ये क्या करती है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर देती है। ठीक। और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अच्छा जी, देयरफॉर इट्स मेजरमेंट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। द मेजरमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टीओसी, ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन is now recognized as best means of assessing the organic content of a water sample। ठीक। अच्छा, इसमें देखें, ये जो टीओसी है, इसको हम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन भी कह सकते हैं, और टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट जो वाटर सैंपल का है वो भी हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। सो दे हैव अ रिलेशनशिप, यानी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन वाटर में जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसमें टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज़ाहिर है उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज कार्बन इज द बेसिक स्केलेटन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The measurement of this parameter has been facilitated by the development of methods which for the most part totally oxidize the dissolved organic material to produce carbon dioxide. So this is the basic principle, यानी हम किस तरह से टोटल ऑर्गेनिक कार्बन या टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट को डिटरमिन कर सकते हैं कि हम ऐसे मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट से एवेलुएट कर पाएंगे कि सैंपल के अंदर कितना ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड evolve is taken as a measure of TOC, as I have said। तो इसके लिए हम GC यूज़ करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी कपल्ड विद मास स्पेक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफी विद मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन। इसके अलावा हम HPLC, high performance liquid chromatography, these are also used for the measurement of total organic content or total organic carbon present in the sample। This table is showing you the total organic content in some of the waterlands, wetlands. For example, in Bog, Bog is a wetland which contain dead plant material। ठीक है। सो यू नो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें डेड प्लांट मटेरियल होता है, और इसमें रेंज जो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट की है वो 33 ppm है, राइट। और टिपिकल टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट विच इज़ प्रेजेंट एज पार्टिकुलेट मैटर, दिस इज़ 4 ppm। जबकि मार्शी प्लेसेस ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे हर्बेशियस प्लांट मटेरियल यानी हर्ब्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर्ड विद वुडी प्लांट मटेरियल। और इसमें जो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 17 ppm है, रेंज अगेन 10 to 60 है, और जो पार्टिकुलेट्स के तौर पे प्रेजेंट है वो 3 ppm है। द नेक्स्ट इज यूट्रॉफिक लेक। अब ये यूट्रॉफिक लेक क्या होती है, इसमें एक्सेसिव प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ होती है ड्यू टू द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ
one or more limiting growth factors needed for photosynthesis। ठीक है। अब एक्चुअली यूट्रॉफिकेशन के फिनोमेना में प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा, सॉरी, लेक के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट और एल्गल ग्रोथ हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि उस वाटर के अंदर डेपोजिशन होती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और दूसरे प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए ऐसी लेक के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लांट मटेरियल ग्रो करता है और एल्गी जो है वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी लेक को हम यूट्रॉफिक लेक बोलते हैं। तो इसमें देखें जो टिपिकल टोटल ऑर्गेनिक रेंज है वो 12 ppm है, और जो पार्टिकुलेट के तौर पे प्रेजेंट है वो 3 ppm है। ओलिगोट्रॉफिक लेक इज रिवर्स ऑफ यूट्रॉफिक लेक। अब जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं, दीज आर यूजुअली डीप विद क्लियर वाटर, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन एंड फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक, तो जो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स होते हैं एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन, दे आर यूजुअली डीप और उनका वाटर क्लियर होता है, इसमें लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होती है और इस वजह से इसके अंदर कम ही एक्वाटिक प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डीप हो, ये शैलो भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली इट इज़ डीप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम मिकदार में इसकी वजह से टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है 2.2 ppm, और ये जो पार्टिकुलेट फॉर्म में है वो 0.2 ppm है। इसके बाद ये रिवर में है प्रेसिपिटेशन, यानी बहुत ही जो सख्त किस्म का मतलब मटेरियल जिसमें बहुत कम मिकदार में पानी प्रेजेंट होता है। ग्राउंड वाटर में जो टीओसी है वो 700 ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो अंडरग्राउंड वाटर में जो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बहुत ही कम है, राइट। अब सी वाटर में जो है 500 पार्ट्स पर बिलियन है, क्योंकि सी वाटर नमकीन होता है, वहाँ भी एल्गल ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ कम ही पॉसिबल होती है। वेस्ट वाटर में अप टू 1000 ppm, प्रोसेस वाटर वेरी वाइड रेंज, ड्रिंकिंग वाटर 100 ppb टू 10 ppm, प्योरीफाइड वाटर में 1 पार्ट्स पर बिलियन टू 500 पार्ट्स पर बिलियन, एंड अल्ट्रा प्योर वाटर में 0.1 parts per billion to 10 ppb. So you actually do not need to memorize these values, but you definitely know what type of waters are these, और इसका ट्रेंड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो हो गया अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सैंपल। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन मेजर द रेडियो एक्टिविटी इन वाटर। ठीक है। पिछले लेक्चर में न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट करके किस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अब हम ओवरऑल जो वाटर की रेडियो एक्टिविटी है उस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। जो रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट है वाटर के अंदर वो कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर्ड विद द estimation of the quantification of the radioactive element. There are several potential sources of radioactive materials that can contaminate water. Radioactive contamination of water is normally detected by measurements of gross beta and gross alpha activity. ठीक है। A procedure that is simpler than detecting individual isotopes, as I have already said। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक वाटर सैंपल होगा उसकी हमने सिर्फ रेडियो एक्टिविटी मेजर करनी है, और मेजर किस तरह से करनी है, हमने ये देख लेना है कि वो वाटर सैंपल कितनी ग्रॉस बीटा और यानी टोटल मिकदार बीटा और अल्फा पार्टिकल्स की वो एमिट कर रहा है। द मेजरमेंट इज मेड फ्रॉम अ सैंपल फॉर्म्ड बाय एवापोरेटिंग वाटर टू अ वेरी थिन लेयर ऑन अ स्मॉल पैन। यानी इसका प्रोसीजर क्या है कि हम वाटर को एवेपोरेट करते हैं और इतना ताकि वो एक स्मॉल पैन के ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर बनाए, विच इज़ देन इंसर्टेड इनसाइड इंटरनल एंड इंटरनल प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वो पैन जिसके ऊपर बहुत ही थिन लेयर होगी वाटर की,
उसको हम मेजरमेंट के लिए, रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए इंसर्ट कर देंगे इनटू प्रोपोर्शनल काउंटर में। दिस सेटअप इज नेसेसरी बिकॉज बीटा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट ओनली वेरी थिन डिटेक्टर विंडोज। अब इसकी क्यों ज़रूरत है कि थिन की, कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं, थिन लेयर की क्यों ज़रूरत है? बीटा पार्टिकल सिर्फ बहुत ही थिन डिटेक्टर विंडोज में पेनिट्रेट कर सकते हैं, और अल्फा पार्टिकल इन उनकी तो पेनिट्रेशन पावर होती ही नहीं। सो दिस सेटअप इज नेसेसरी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन वाटर में हम ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स दैट अमिट गामा रेज बाय यूज ऑफ गामा स्पेक्ट्रम एनालिसिस। दोस्तों, दिस इज़ फर्दर आप किसी भी टेक्निक को बहुत ही उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिसिस तक लेके जा सकते हैं। दिस टेक्निक एम्प्लॉयज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स टू रिजॉल्व rather closely spaced gamma peaks in the sample spectra. In conjunction with multi-channel spectrometer data analysis, it is possible to determine a number of radionuclides in the same sample without chemical separation. तो इस तरह एक ही सैंपल के अंदर जो डिफरेंट रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट मतलब उन्होंने गैमा रेज और बीटा रेज एमिट की हैं, सिस्टम के अंदर उनकी मैचिंग करके तो आप एक सैंपल के अंदर जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उनको साइमल्टेनियसली उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सेपरेट उसके लिए हर यानी न्यूक्लियोटाइड के लिए आप सेपरेट एनालिसिस परफॉर्म करें, बल्कि एक ही एनालिसिस से उसमें मौजूद तमाम के तमाम रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स को इस मेथड के ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से दिस मेथड रिक्वायर मिनिमल सैंपल प्रेपरेशन, इसमें इतनी सैंपल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। Okay, so the next is biological toxins. Toxic substances produced by microorganisms are of some concern in water. Uh, Photosynthetic cyanobacteria and some kind of algae growing in water produced potentially troublesome toxic substances. ठीक है, तो अब these substances, these are referred to as biological toxins which are produced by photosynthetic cyanobacteria, इसके अलावा some kind of algal growth, तो उसको उनको हम उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब जो बायोलॉजिकल टेस्ट जो इन बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं वो है लैटेक्स एग्यूलिटिनेशन टेस्ट। ठीक है, दिस इज लैटेक्स एग्यूलिटिनेशन टेस्ट विच इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। और इसके अलावा हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसके इनकी एस्टिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Thank you very much for your attention. This was about today's lecture. Hope you people have understood. Um, and if you have understood, please subscribe, like, and share. Thank you very much. Allah Hafiz.